नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तुषार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस। अध्याय हमारा 2 है और इस अध्याय का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आइए हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम इसमें चुनाव और लोकतंत्र के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कार्य क्या होते हैं, भारत में इलेक्शन सिस्टम क्या है, किस हिसाब से भारत में चुनाव होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और चुनाव प्रक्रिया में किस तरह के सुधार करने की हमें ज़रूरत है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। हाँ, तो चुनाव की आवश्यकता। दोस्तों, चुनाव की आवश्यकता हमें क्यों होती है। अब हमारा इतना बड़ा देश है, अब यहाँ हर इंसान कोई बहुत ज़रूरी फ़ैसले साथ इकट्ठे होकर तो ले नहीं सकते। तो ऐसे फ़ैसलों के लिए हमको एक प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, डेफिनेशन आप देख लीजिए। कोई भी फैसला सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, प्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो पाना संभव है। क्या बिना डेमोक्रेसी के हम इलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, संभव है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन निष्पक्ष का पता नहीं कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। अभी हम इस पे नज़र डालते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन। निर्वाचन क्षेत्र, चलिए मैं बता दूं क्या होता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दिल्ली का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र कह लो या निर्वाचन क्षेत्र कह लो, वो मेरा है। अब मुझे कैसे पता कि मेरा लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ये जो परिसीमन आयोग होता है ये इसका सीमांकन करता है, ये बताता है कि इस क्षेत्र में ये वाला निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है। और चुनाव आयोग की सहायता से लेता है। चुनाव आयोग अलग है, परिसीमन आयोग अलग है। इलेक्शन कमीशन की हेल्प लेता है। और ये जो परिसीमन आयोग है इसका गठन कौन करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है। और मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मतलब जो चुनाव आयोग है, मुख्य निर्वाचक आयुक्त मतलब चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो चुनाव आयुक्त होता है हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन हमारे स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना, हम भी तो देखें आपकी नॉलेज। तो राष्ट्रपति द्वारा अपने मंत्री परिषद की सलाह पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के काम। चुनाव आयोग के हम कार्य पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है। देखिए, चुनाव आयोग का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका गठन हुआ था 1951 में। 1951 या 1950 में ऐसी कुछ में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं। ठीक है, और प्रथम चुनाव आयुक्त मैं बता चुका हूँ, श्री सुकुमार सेन। और अब हम इसके कार्य देखते हैं, क्या करता है ये चुनाव आयोग, क्या कार्य करता है। किसी से पूछो तो बताएंगे चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। भाई चुनाव तो करवाता है, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम होते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, जो वोटर लिस्ट है वोटर लिस्ट तैयार करना, 18 की उम्र के जितने भी वोटर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करना, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, और चुनाव की तिथि घोषित करना कि किस डेट को चुनाव होने हैं, और मतदान तिथि इस दिन को वोटिंग होगी, मतगणना तिथि इस दिन तक वोट गिने जाएंगे, और परिणाम मतलब रिज़ल्ट की तिथि, रिज़ल्ट डेट घोषित करना चुनाव आयोग का काम है। और आवश्यकता पड़ने पर चुनाव स्थगित करना। कई बार ऐसा होता है कि जो चुनाव होते हैं वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, ये भी काम चुनाव आयोग का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। चुनाव चिन्ह वितरित करना, जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पर, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, बीएसपी का हाथी है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है।
ये इन सबके चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ही वितरित करता है। और जो राजनीतिक पार्टियों को राज्य और राष्ट्र स्तर पर वर्गीकृत करना, देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ भी हैं और नेशनल पार्टीज़ भी हैं। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, ये भी चुनाव आयोग बताता है। और गलत जानकारी का इस्तेमाल करने वालों के निर्वाचन को अयोग्य घोषित करना, मतलब मान लिया कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है, चुनाव में खड़ा हुआ है, तो उसने कोई गलत जानकारी दे दी, मतलब अपनी संपत्ति के बारे में उसने गलत जानकारी दे दी, अपनी कोई गलत उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, वो अनपढ़ लेकिन उसने वहाँ पर बता रखे कि मैं एमए पास हूँ, तो उसके निर्वाचन को चुनाव आयोग रोक सकता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं पृथक निर्वाचन क्या होता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पृथक निर्वाचन मतलब ये एक तरह से हमारे चुनावी प्रक्रिया के लिए अभिशाप है। अभिशाप मतलब एक तरह से ये दंड हो सकता है। जो प्रतिनिधि जिस समुदाय का है, जो प्रतिनिधि जिस समुदाय का है वो उसी समुदाय का मत प्राप्त होगा उसे, जो जिस समुदाय का है उसको उसी के समुदाय का मत प्राप्त होगा। इसका मतलब होता है पृथक निर्वाचन। अब इसे समझिए ज़रा। कोई नेता है, मान लीजिए वो एक्स जाति का है या एक्स धर्म का है, तो वो अपने ही समुदाय के लोगों से वोट मांगेगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सिस्टम जो है ये अंग्रेज़ लेके लाए थे, ये मुस्लिमों के लिए। मुस्लिम लीग पार्टी ऐसी थी, वो मुस्लिमों का वोट अपने पास लाना चाहती थी और उन्होंने एक अलग देश की भी मांग करी थी जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्टरल सिस्टम। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? ये तो बहुत ईजी है। जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। हम जाएंगे और ईवीएम मशीन से वोट देकर आ जाएंगे। जैसे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा का होता है, ग्राम पंचायत का और नगर निगम में जो निगम पार्षद होते हैं वो चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है? इसमें जनता वोट नहीं डालती है, जनता वोट नहीं डालती है। हमने जनता द्वारा जिस प्रतिनिधि को चुना गया है वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव में होता है। जनता थोड़ी वोट डालती है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये जो इनडायरेक्ट तरीके से वोट डाले जाते हैं ये उसी का एक पार्ट है। इसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। ये राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिलती है। राज्यसभाओं में सीटों का कोटा प्राप्त होता है। विधायक जो होते हैं ना, विधायक एमएलए, वो इस पे वोट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो हमें पसंद है उसको हम वोट करेंगे। इसमें सभी प्रतिनिधियों को वोट करना पड़ता है और उसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? जो टोटल मतदान, मतलब जितने भी एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं और कुल विजयी उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं, +1 ब्रैकेट में +1। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, यदि किसी राज्य में 200 विधायक हैं तो उन्हें राज्यसभा के 4 सदस्य चुनने हैं। 4 सदस्य उन्हें चुनने हैं, तो विजयी उम्मीदवार कौन होगा? 4 सदस्यों में से 200/4 + 1 + 1, तो ये आ गया 200/5 + 1, तो 40 + 1, तो 41, 41 मत होना ज़रूरी है, तभी वो विजयी उम्मीदवार घोषित होगा। अब ये जो मतदान की आयु इस वक्त तो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। अब 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? 1989 में की गई। बहुत आसान है। ये आचार संहिता क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आचार संहिता होता है जब चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश होते हैं,
चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कुछ निर्देश जारी करता है जो चुनाव की तिथि से चुनाव खत्म हो जाने तक लागू होते हैं। मतलब इस दिन इलेक्शन है तो जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होते जब तक वो लागू रहते हैं, उनका पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि कोई उम्मीदवार इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर या कार्रवाई हो सकती है और उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। कई बार हमने देखा है चुनावों के वक्त कि इस नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इस फलाना नेता ने ये किया वो किया। और अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या सुधार होने की ज़रूरत है। ठीक है, चुनाव खर्चे के लिए सीमा निर्धारित करना। भाई इतने रुपए हमको चुनाव में खर्च करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। अपराधियों का जो भी अपराधी हैं, मतलब जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना या उनका चुनाव लड़ना अयोग्य घोषित करना। चुनाव प्रचार में धर्म एवं जाति के आधार पर प्रचार ना करना है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं, लेकिन जो यूपी और बिहार राज्य हैं उनमें ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ जात और धर्म के नाम पर वोट ज़्यादा मांगे जाते हैं। चुनाव प्रचार में पैसे, शराब आदि का लालच ना देना। बहुत से नेता करते हैं ना ऐसे, चुनाव प्रचार के दम पर उनको वोट लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ वितरित कर देते हैं, जैसे शराब, पैसे, कुछ भी हो। और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और आचार संहिता का पालन किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसी सीरीज़ हम लाते रहेंगे रेगुलर। और आपकी कोई भी क्यूरीज हो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।